हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने स्टडी किया था हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस देखे थे। तो आज जो हमें प्रॉपरली जो हम बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे, इसमें हम लोग कवर करेंगे कि मेटल्स की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सब के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। जो इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंस जो हम टारगेट लेके चलेंगे, हमें इस तरीके से करना है इसको कवर कि हम क्या करेंगे कि इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरीके से फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम आगे मूव करते हैं, आगे मूव करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको जो लास्ट टाइम बोला था वो समझा देता हूँ कि एक तो आपके पास एलिमेंट्स क्या होते हैं और दूसरा आपके पास क्या होते हैं, कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं। एक आपके पास एलिमेंट क्या होता है और एक कंपाउंड क्या होता है। देखो, एलिमेंट का सिंपल सा है ना, एक सिंपल बेसिक क्या होता है, अगर सेम काइंड ऑफ, ये किससे बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स से। किससे बने होते हैं ये, सेम काइंड ऑफ एटम। अगर सेम एटम्स के बने हुए होते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका आपका एलिमेंट कहलाएगा। और कंपाउंड क्या होता है, ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आपके डिफरेंट एटम्स का क्या होता है, डिफरेंट एटम्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन, लेकिन इसमें जो ध्यान रखने वाली की बात है, डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन तो होगा लेकिन उसका जो प्रोपोर्शन आएगा यानी फिक्स्ड रेशियो, रेशियो क्या होगा, दोनों का फिक्स्ड होगा। क्या मतलब है इसका, देखो कहने का मतलब, जैसे अगर आप हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट में अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का एक एटम है तो ये भी क्या है, एक आपका एलिमेंट हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन का एक एटम है तो ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। तो क्या ये N2 अगर मैं लिखता हूं, क्या ये भी एक एलिमेंट है? बिल्कुल, क्यों, ये N2 भी एक एलिमेंट है, भले ही इसमें कितने नाइट्रोजन कंबाइंड है, 2 नाइट्रोजन कंबाइंड है। वह क्यों, क्योंकि देखो सेम एटम है ना, तो ये क्या कहलाएगा, एलिमेंट ही कहलाएगा। लेकिन अगर कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड क्या हो गया, अलग अलग एलिमेंट, जैसे CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2। तो एक एलिमेंट किसका है आपके पास, कार्बन का, और दो एलिमेंट्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो हमेशा अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो आपको कितने एलिमेंट चाहिए, एक एलिमेंट आपको किसका, एक एटम आपको किसका चाहिए, कार्बन का, और दो एटम आपको किसका चाहिए होगा, आपको ऑक्सीजन का, तभी जाके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अलग अलग एटम्स हैं यहाँ पे, और लेकिन इनका जो रेशियो आएगा, जो इनका आपका प्रोपोर्शन होता है, वो हमेशा क्या रहता है, इसमें फिक्स रहता है। बस ये हल्का सा डिफरेंस है। कई बार आपको एग्जाम में अगर दे दिया जाए, जैसे SO4 दे दिया जाए, ये पूछा जाए एलिमेंट है, कंपाउंड है कि क्या है, तो हमें पता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं और SO4 हम बनाना है तो हमेशा इसमें क्या होगा, एक सल्फर चाहिए और 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो किस में आएगा, आपका कंपाउंड के अंदर। और इसी तरीके से अगर आपको एलिमेंट में आ गया है तो एलिमेंट में जैसे आपको मैंने बताई है, अगर ऑक्सीजन आ जाए, O2 आ जाए, तो O2 आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड में आएगा कि आपका एलिमेंट में आएगा। तो हमें पता होना चाहिए, अगर सेम मॉलिक्यूल से कंबाइन हो रखे हैं तो भी क्या है, ये आपका एलिमेंट है। अगर अकेला है, जैसे केवल Fe लिखा हुआ है, तो ये तो आपको ऑब्वियसली पता है, ये आपका क्या है, आपका एटम रहेगा। क्लियर है, चलो। तो इसके बाद हम लोग एग्जैक्टली मूव करते हैं किसके ऊपर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जिसको आप देख के पता कर सकते हो कि भाई ये क्या है, इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या क्या फिजिकली आप बता सकते हो कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। बोला कैसे सर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसमें रिएक्टिविटी। किसकी बात कर रहे हैं हम, रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं, कि जो भी मेटल होता है ना, मेटल्स, वो क्या होता है, वेरी हाई रिएक्टिव। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल क्या होते हैं, वेरी हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये मेटल्स सारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्लियर। अब इसमें आता है कि मेटल्स में कई बार आपसे पूछा जाता है कि कई सारे एलिमेंट्स दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसकी है, सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करता है। तो उसके लिए आपको क्या है, एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से हम सारे एलिमेंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक ऐसा है, एक छोटी सी स्टोरी है, बस उसको एक बार सुन लो, फिर हम उसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखो, एक लड़की है, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, कनालिका। क्या नाम है, कनालिका। एक लड़की है, उसका नाम क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है आपके पास कनालिका। तो देखो यहाँ पे क ना ली का, देखो ये एक लड़की है, ये क्या है, एक लड़की का नाम है, क्या है, ये आपके पास लड़की है जिसका नाम क्या है, कनालिका। अब यह कनालिका को क्या है, एक्चुअली में इसके पास एक मग है, क्या है, एक इसके पास क्या है, एक इसके पास मग है, इसके पास क्या है, मग है। ये मग है ना, बहुत भारी है। ये मग कैसा है, बहुत भारी है। तो जब भारी है तो इससे अकेले से उठ नहीं रहा,
तो जब अकेले से नहीं उठ रहा तो ये क्या कर रही है कि ये जितने भी आसपास के लोग थे ना तो सबको बुला लेती है। क्या बोलती है? सबको बुला लेती है। ऑल जने, जितने भी जने थे ना सब इधर आ जाओ। क्या बोलती है? ऑल जने। तो क्या बोलती है? कनालिका एक लड़की है जिसके पास एक मग है और मग क्या है आपका? बहुत भारी है। तो वो बोलती है जितने भी आसपास के लोग थे सभी जने, ऑल जने, एल और जेरन, तो ऑल जने, सारे जने आ जाओ और आके क्या करना है, यहाँ से इसको है ना फेंको। क्या करो? फेंको भाई, इसको फेंक दो, यहाँ पे नहीं चाहिए मेरे को, ये बहुत भारी है, इसको फेंकना है। तो क्या बोलती है? फेंकू। भाई क्या बोलती है? ऑल जने फेंकू, इसको फेंको। फेंको क्या बोलती है? फेंको, एफ ई और सी यू, फेंको। क्या है? ऑल जने फेंको। अब बोला अच्छा, बोला क्यों 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 फेंकना क्यों है? इस मग को फेंकना क्यों है? बोला सर फेंकना इसलिए है ना, ये मतलब इस अच्छा मेरा रूम बहुत अच्छा है, इसके अंदर है ना ये काले तिल जैसा लग रहा है मेरे को। ये क्या है मेरे रूम में है ना, तिल जैसा है ना, तिल जैसा बिहेव कर रहा है, यानी बहुत भद्दा दिख रहा है अपने को। तो क्या है, कनालिका के पास मग है, वो मग बहुत भारी था, वो सबको बुलाती है, वो सबको बुला के क्या बोलती है, भाई इसको क्या करो, फेंकू। और क्यों फेंकू? क्योंकि ये है ना बीच में, जो रूम के बीच में है, देखो फेंकू के बीच में, फेंकू के बीच में क्या है? तिल है। फेंकू के बीच में क्या है? तिल है। फेंको के बीच में क्या है? तिल है। तो ऐसे याद करो, कनालिका के फेंको के बीच में क्या है? तिल है। तो हम एक स्टोरी याद करते हैं कि कनालिका बोलती है, कनालिका का जो मग है ना वो बहुत भारी है, जिसके लिए वो क्या कर रही है, सभी जनों को बुला रही है, ऑल जनों को बुला रही है, और क्या बोल रही है, इसको फेंको। क्यों? क्योंकि ये हमारे रूम के बीच में क्या है, ये तिल के जैसा है। समझ रहे हो? फेंकू के बीच में क्या है? तिल है। तो इससे याद क्या हुआ, कनालिका, क से हुआ, के से हुआ आपका पोटेशियम, न से हुआ, Na से हुआ सोडियम, एल से हुआ आपका लिथियम, यहाँ पे कनालिका, का से हुआ कैल्शियम। अच्छा, Mg मग, Mg क्या है? मग, मग से क्या हुआ? मैग्नीशियम। ऑल जने, Al ऑल, ऑल से क्या हुआ? एल्युमिनियम। Zn यानी जिंक। अच्छा, और क्या है? फेकू, फेकू यानी Fe, फेकू, फेकू में क्या आता है? Fe आता है ना, तो Fe यानी आयरन, और Cu यानी कॉपर। क्लियर है? इसके बीच में क्या है? तिल। तो टी आई से क्या हो गया आपके पास? तीन हो गया। क्या हो गया? टी आई से आपके पास तीन हो गया। एल से क्या हो गया? एल से आपके पास हो गया लेड हो गया। अच्छा, एच से क्या हो गया? एच से हो गया आपके पास हाइड्रोजन। तो यहां तक याद रहेगा हमारे पास। तो यहां तक क्या है आपके पास? कनालिका Mg, एक लड़की है कनालिका, कनालिका, ठीक है, ये एक लड़की है कनालिका, इसके पास एक मग है Mg। कनालिका का जो मग है वो क्या है? बहुत भारी था, इसीलिए वो सभी जनों को बुलाती है, ऑल जने इधर आओ, ऑल जने इधर आओ, और आके क्या करना है? इसको फेंकना है। क्या करना है? फेंकू, इसको फेंको। फेंको, और फेंको क्यों फेंको? क्योंकि इसके बीच में जो है ना, ये रूम के बीच में क्या है? एक टाइप का तिल है। ये क्या है? तिल है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका ध्यान रहेगा, ये हो गया पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और Fe से आपके पास क्या हो गया? Fe हो गया यानी आयरन, और Cu हो गया कॉपर, और ये Ti हो गया आपके पास टिन, L हो गया लेड, H हो गया हाइड्रोजन। बोलो, तो ये जो मैंने आपको बताया ये पूरा किस तरीके से आपके रिएक्टिविटी सीरीज है, और ये नीचे की तरफ जैसे ही हम आ रहे हैं ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। क्या हो रहा है? इसकी रिएक्टिविटी, इस मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो अगर सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा पोटेशियम हो गई, फिर उससे ऊपर कौन हो गया? उससे नीचे कौन हो गया? सोडियम, फिर लिथियम, फिर कैल्शियम। तो इस तरीके से आपके पास आ गया। इसके बाद सर और भी आपके पास क्या है? Ag, Au और प्लेटिनम। देखो सिंपल सी बात है ना, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है ना वो लोगों से उतना ही कम घुलता मिलता है। और रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से घुल मिल के क्या होता है? वो रिएक्शन करते हैं। तो देखो सबसे ये Ag यानी सिल्वर, ये थोड़ा सस्ता होता है ना, सस्ता मेटल है। अच्छा, Au थोड़ा यानी गोल्ड, थोड़ा उससे महंगा है। प्लेटिनम, प्लेटिनम सर उससे भी महंगा आता है ना। तो जैसे जैसे ये आप इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है ना, तो इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। रिएक्टिविटी भी क्या होती चल जाएगी? डिक्रीज होती चल जाएगी। ये चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए इन सभी मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा, अगर जैसे आपके पास तीन चार चीजें दे दिया जाए, जैसे आपको एक मैग्नीशियम दे दिया गया, आपको Fe दे दिया गया, आपके पास पोटेशियम दे दिया गया, और आपके पास हाइड्रोजन दे दिया गया, तो आप बोलोगे इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो हमें पता है सबसे ऊपर कौन आता है? कनालिका यानी के। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? के। अच्छा, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है इन चारों में से? तो सबसे लीस्ट, देखो सबसे लीस्ट में कौन आता है? देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सबसे नीचे आ रहा है। देखो ये सबसे ऊपर है, उसके बाद है ना ये, जैसे जिंक जहां पे खत्म हो रहा है उसके बाद आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है? Fe से। क्लियर? और सबसे नीचे कौन आ गया आपके पास? हाइड्रोजन आ गया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक चीज आप यहाँ पे और ध्यान रखोगे कि जैसे आपका Al होता है ना, Al, तो Al जब आपके पास सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, प्लस जो Zn जो होता है ये जब सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो इनका जो कलर आता है कैसा आता है, व्हाइट कलर होता है और एक्चुअली में, और इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, व्हाइट विट्रॉल। यानी एल्युमिनियम सल्फेट और आपके पास जिंक सल्फेट, इसको किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। बोला सर, और इसके बाद और आपके पास देखो यहाँ पे, ये देखो आपके पास आयरन हो गया, और एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, है ना, ये आपके पास Fe अगर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, FeSO4, तो FeSO4 को आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रॉल। अच्छा, और किसको क्या बोलेंगे सर, ये जो होता है ना Cu को आप बोलते हो क्या, ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हो, ब्लू विट्रॉल। क्लियर हो गया, इसको हम किस नाम से जानेंगे, ब्लू विट्रॉल। क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, पहला आपके पास आ गया AlSO4, जो कि AlSO4 और ZnSO4 ये आपका क्या कहलाता है, व्हाइट विट्रॉल। FeSO4 क्या कहलाएगा आपके पास, ग्रीन विट्रॉल। और CuSO4 क्या कहलाएगा, CuSO4 ये आपके पास कहलाता है क्या, ये आपके पास कहलाता है ब्लू विट्रॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है मेटल की, वो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, यानी बहुत ज्यादा लस्ट्रस होते हैं, चमकते हैं। तो क्या सारे मेटल चमकते हैं, तो देखो सारे मेटल्स अगर चमकते हैं तो ऐसा कोई यहाँ पे एक आपके पास आता है कि मेटल्स अगर चमकते हैं तो नॉन मेटल जो होते हैं ना आपके, वो शाइन नहीं करते। हम क्या बोलते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं वो शाइनी नहीं होते। अच्छा, तो नॉन मेटल शाइनी होते, क्या कोई ऐसा मेटल है जो कि नॉन मेटल जो कि शाइन करता है, बिल्कुल ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है, और वो कौन सा है, वो आपका है आयोडीन। कौन सा है, आयोडीन। तो इस पॉइंट से जो क्वेश्चन बनता है वो एक्सेप्शन पे बनेगा। देखो मेटल सारे शाइनी होते हैं, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब नॉन मेटल्स क्या होंगे, शाइनी नहीं होंगे। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो शाइनी होगा, तो सर वो कौन सा होगा, आपके पास आयोडीन होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि देखो जो मेटल्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। सभी मेटल्स क्या होते हैं आपके, हार्ड होते हैं। तो अच्छा कौन सा ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होगा, यानी सॉफ्ट होगा, तो इसमें एक्सेप्शन इसका कौन सा है कि जो सॉफ्ट मेटल होगा ना वो कौन सा होगा, वो आपके पास होगा कौन सा, आपके पास होगा सोडियम, जिसको आप क्या बोलते हो, Na बोलते हो। और दूसरा आपके पास क्या होगा, पोटेशियम, जिसको आप क्या बोलते हो, K से डिनोट करते हो। एक हो गया सोडियम और एक पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप किससे कट कर सकते हो, आप इनको नाइफ से भी कट कर सकते हो। क्लियर है। तो ये आपके पास हो गया कौन सा, मेटल जो कि हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये एक्चुअली में किससे कट हो जाते हैं, नाइफ से कट हो जाते हैं। तो बोला सर नॉन मेटल्स का क्या सीन है, तो नॉन मेटल्स का ऐसा सीन है, हमेशा मेटल के ऑपोजिट होगा। तो अगर मेटल्स हार्ड होते हैं तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, आपके पास सॉफ्ट होंगे। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि सबसे ज्यादा हार्ड होगा, यानी हार्डेस्ट कौन सा होगा, तो इसका जो एक्सेप्शन है जो हार्ड होगा वो आपके पास कौन सा आता है, डायमंड। क्या आता है, डायमंड। सबसे हार्ड कौन सा आ गया, डायमंड। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर सबसे सॉफ्ट जो आपके पास क्या है, सोडियम और पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा है, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो आता है वो कौन सा आता है आपके पास, प्लेटिनम। कौन सा आता है, प्लेटिनम। ठीक है। अब इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि जो मेटल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है कि आप इसको जैसे बीट करते हो, बीट करके इसको हम किस में ड्रॉ कर सकते हैं, इसको आप सीट में बदल सकते हो किसी भी को। और डक्टिलिटी का मतलब इसको आप किस में बदल सकते हो, इसको आप वायर में बदल सकते हो। ठीक है। तो सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी और सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी होती है मेटल्स में, तो आपको बस इसका एक ही याद रखना है, गोल्ड, जिसका आपका किससे क्या सिंबल है, Au। तो एक ही है आपका दोनों ही केस। गोल्ड काफी बार पूछा जाता है सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी किसकी है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसकी है, तो वो है आपके पास गोल्ड। और गोल्ड की एक खासियत है कि गोल्ड से है ना आप अगर 1 ग्राम गोल्ड लेते हो ना, कितना ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम अगर Au लेते हो तो इससे आप 2 किलोमीटर, कितनी, 2 किलोमीटर लंबी लेंथ की आप इससे क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो। यानी ये इतना डक्टाइल है, समझ रहे हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सर नॉन मेटल्स क्या होंगे, तो नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होंगे।
तो सर कोई ऐसा एक्सेप्शन भी है क्या नॉन मेटल में? बिल्कुल सर, नॉन मेटल में एक एक्सेप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है आपके पास, नॉन मेटल होने के बावजूद वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब यहाँ पे जो सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन है, कंडक्टिव कौन सा है? तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव होता है आपके पास सिल्वर, और सिल्वर के बाद जो आपका नंबर आता है, सिल्वर के बाद आपके पास किसका आता है, कॉपर का। किसका आता है, कॉपर का नंबर आता है। यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी और हीट की बात करें, सबसे ज्यादा कंडक्ट कौन करता है, आपका सिल्वर करता है, और उसके बाद कौन करता है, कॉपर करता है। देखो कई बार यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, गोल्ड होगा कि सिल्वर होगा। तो गोल्ड का ध्यान रखना, गोल्ड किसके केस में आगे है, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी के केस में। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में आगे कौन है आपके पास आगे है सिल्वर, और फिर उसके बाद कौन आता है आपके पास, कॉपर। ठीक है। अगला कि जो भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर मेटल सॉलिड होते हैं तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना हमारे पास, वो दोनों केस में हो सकता है। वो क्या हो सकते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं, या तो वो किस में होते हैं, ज्यादातर वो आगे गैसेस स्टेट में होते हैं। सॉलिड स्टेट में होंगे या गैसेस स्टेट में, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, जनरली। और मेटल जो जनरली होते हैं वो किस में होते हैं, सॉलिड में। तो सर एक ऐसा मेटल बताओ ना जो कि किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो मेटल की अगर बात करूं जो कि लिक्विड में है, वो कौन सा है आपके पास, मरकरी। कौन है आपके पास, मरकरी है। अच्छा, इसके बाद अगर नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल में भी यही एक्सेप्शन है। जो लिक्विड है, जो लिक्विड नॉन मेटल है वो आपके पास कौन सा है, ब्रोमीन। ये सिंगल इकलौता आपके पास क्या है, नॉन मेटल है जो कि किस स्टेट में है आपके पास, लिक्विड स्टेट में। और ऐसे ही इकलौता आपके पास मेटल है जो कि क्या है आपके पास, लिक्विड स्टेट में, वो आपके पास कौन सा है, मरकरी है। क्लियर। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट कि मेटल्स जो होते हैं ना उसकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। तो सर मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होती है, तो ऐसा कौन सा मेटल है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वेरी लो, वेरी वेरी लो, बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट वाला अगर मेटल आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा आपके पास, गैलियम। आपके पास कौन सा है वो आपके पास गैलियम है। और दूसरा क्या आता है आपके पास, केसियम। क्या आता है, गैलियम और केसियम। क्या आएगा आपके पास, गैलियम आएगा, और दूसरा क्या आएगा आपके पास, केसियम। ठीक है। तो ये दो आपके पास हो गए जो कि क्या है आपके पास, जिसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत ज्यादा लो। और ये इनकी एक खासियत होती है, ये इतने ज्यादा लो होता है ना, इवन आप इनको पाम में ले लो, अपने हाथों के ऊपर रखोगे ना, तो भी इसमें क्या हो जाएंगे, उतने में ही क्या हो जाएंगे आपके पास, मेल्ट हो जाएंगे, जिसके ऊपर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो एक्सेप्शन, भाई हमें तो क्या पढ़ना है, एक्सेप्शन पूरा। कई आप लोग देखो अभी एनटीपीसी एग्जाम देखो दे रहे हैं, तो इसमें तो आपसे कहीं पूछेगा नहीं ना भाई, हाँ इनके प्रॉपर्टीज बताओ, आपसे है ना एक्सेप्शंस पूछे जाएंगे कि इसकी क्या खासियत है, इस पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे मेटल्स जो है जिसकी हाई डेंसिटी होती है, उसके अंदर एक्सेप्शन की बात करूं जिसकी लो डेंसिटी होगी, ऐसे मेटल्स कौन से हैं जिसकी लो डेंसिटी होगी, वो आपके पास होंगे वही आपका सोडियम, और आपके पास दूसरा कौन आ गया, पोटेशियम। क्लियर है। तो यहां तक हमारे जितने भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते थे वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अब आगे देखते हैं, अगला जो है आपके पास हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करेंगे, फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या देखेंगे, नॉन मेटल भी देखेंगे। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हम मेटल्स की बात करें, तो अगर मेटल्स की पहली अगर प्रॉपर्टी बात करूं कि मेटल को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, तो ये डायरेक्टली आपको पता है क्या बनना है, मेटल ऑक्साइड बनता है। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या क्वेश्चन ये पूछेगा, बोलो नहीं। तो क्वेश्चन क्या बचेगा कि इस मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो प्रॉपर्टी ये है सर कि ये जो होता है ना मेटल ऑक्साइड, मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो ये किस नेचर का होता है आपके पास, आपको ध्यान रखना है ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का, यानी बेस होता है। कैसा होता है, बेस होता है। अच्छा, और दूसरी चीज अगर ये बेसिक है, ये मेटल ऑक्साइड बेसिक है यानी बेस है, तो आप एक बात बताओ ना, अगर मैं बेस को एसिड से रिएक्ट कराऊंगा, किससे, एसिड से रिएक्ट कराता हूं, तो क्या बनता है मेरे पास, तो आपको पता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है या ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेटल ऑक्साइड को, किसको, मेटल ऑक्साइड को अगर मैं एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज समझ आ रही है। अच्छा, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना,
वो इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसॉल्यूबल इन वाटर, इन वाटर, कि ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते। कौन? आपके ये मेटल ऑक्साइड। क्या सारे के सारे नहीं होते? जनरली। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वही जनरली। अधिकतर जो आपके होते हैं वो मेटल ऑक्साइड, वो क्या होते हैं? सॉल्यूबल नहीं होते हैं। तो क्या कुछ सॉल्यूबल होते हैं? बिल्कुल कुछ सॉल्यूबल होते हैं। और कुछ में अगर मैं बात करूं तो किसके किसके मेटल ऑक्साइड सॉल्यूबल होते हैं आपके पास? वही आपके जो टॉप में थे। तो टॉप में कौन कौन था आपके पास? कनालिका, के एन एन ए, कनालिका। अच्छा, ये आपके पास ऐसे हैं जैसे आपके पास क्या हो गया? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। तो इनके जो आपके मेटल ऑक्साइड्स होंगे ना, इनकी जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे, जैसे K2O हो गया आपके पास। अच्छा, और दूसरा Na2O। ये मेटल ऑक्साइड जो हैं, इन ये क्या है आपके पास? वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं। ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल हैं। ये दोनों ही वाटर में सॉल्यूबल हैं। और ये जब वाटर में सॉल्यूबल हैं तो ये क्या बनाते हैं आपके पास? एल्कलीज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं ये लोग? एक बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्लियर है? तो ये आपके पास एक्सेप्शन है। आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक होने की वजह से अगर मैं इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो कैसा बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। अच्छा, तो जो मेटल ऑक्साइड होता है वो सब सारे क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। तो ऐसे कौन से हैं जो कि सॉल्युबल होते हैं? तो जो पोटेशियम ऑक्साइड्स होता है, आपका सोडियम ऑक्साइड्स होता है, वो क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। जब आप उनको पानी के साथ क्या करते हो? मिक्स करते हो तो आपके पास वो क्या बना लेते हैं? आपके पास एल्कली सॉल्यूशन बना लेते हैं। यानी आपके पास जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा सॉल्यूशन बना लेते हैं? आपके पास वो बेसिक सॉल्यूशन बना लेते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि, एक मिनट, हाँ, इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा आपके पास क्या होता है? जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा हो गया? जिंक ऑक्साइड हो गया। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या करते हैं आपके पास? बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, प्लस एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। यानी इनका रिएक्शन दोनों के साथ होता है। बेसिक सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और किसके साथ रिएक्ट करते हैं? एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। बोला अच्छा, इनके ऑक्साइड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये अगर दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे 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 ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? आपको ऐसे बोलते हैं एमोर्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इनको? एमोर्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अगर आपसे पूछा जाए एमोर्फोटेरिक ऑक्साइड्स की खासियत क्या होती है, तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। और इसके एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके अलावा जो इससे और ज्यादा आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो कई बार इससे आयरन के ऊपर भी बनता है। आपको जो यहां से ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो आयरन होता है ना, आयरन आयरन कभी भी, किसके कभी भी, आयरन कभी भी रिएक्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ? ड्राई एयर के साथ। ड्राई एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ऐसा एयर जिसमें बिल्कुल मॉइस्चर है ही नहीं, उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे आप कितना ही उसको क्या कर लो? हीट कर लो। समझ आ रही है बात? लेकिन 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 अगर मैं इसी आयरन की बात करूं तो आयरन अगर फीलिंग्स होती है, यानी आयरन के जो फीलिंग्स होती है, आयरन के जो बुरादे होते हैं, अगर आप उनको क्या करते हो? आप उनको क्या करते हो? बर्न कराते हो। वो क्या हो जाता है? वो बर्न हो जाता है। यानी जब आप उसको हीट करोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा और स्पार्कल हो जाएगा। स्पार्कल, इसमें थोड़ी सी चिंगारी टाइप आके वो क्या हो जाएगा? आपका आयरन फीलिंग्स बर्न हो जाता है। तो क्या क्या बोला मैंने? जो आपके पास रिएक्ट की जगह आप यहाँ पे वर्ड यूज कर लो, आप इसको वर्ड यूज कर लो, बर्न। क्या बोला मैंने? जब आयरन है, आयरन को आप चाहे कितना भी हीट कर लो, ड्राई एयर में वो कभी भी बर्न नहीं होगा। लेकिन अगर आयरन के बुरादे हैं वो बर्न हो जाएगा। कब? जब आप उसको क्या करोगे? हीट करोगे। क्लियर है यहां तक? चलो, हो जाएगा यहां तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि जब मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? वाटर के साथ। जब मेटल्स को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? वाटर के साथ। तो आपके पास जो बन के आएगा वो क्या आएगा? मेटल ऑक्साइड बन के आएगा और हाइड्रोजन गैस बन के आएगा। क्लियर है? अभी मेटल ऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी तो हमने देख ली है। मेटल ऑक्साइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है अभी हमने सारी चीजें देखी है। अब सपोज करो यही मेटल ऑक्साइड उठाई मैंने, कौन सा? यही आपके पास मेटल ऑक्साइड उठाया और यही मेटल ऑक्साइड उठा के इसको मैंने क्या कर दिया? वाटर में मिक्स किया। तो आप बताओ इसका क्या बन रहा था?
इसका क्या बन रहा था, तो इसका आपको पता है हमने पीछे क्या देखा था, इसका क्या बना था, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। जैसे मेटल ऑक्साइड हमने लिया था, कौन सा लिया था, जेडेनो लिया था, क्या लिया था, जेडेनो तो नहीं लिया था, पोटेशियम, एक मिनट, हमने कौन सा लिया था, ये लिया था आपने K2O। इसको हमने रिएक्ट कराया था किसके साथ, H2O के साथ, तो आपको पता है इसका क्या बना था, KOH, और ये KOH क्या था आपका, मेटल ऑक्साइड था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सारे मेटल्स, क्या सारे मेटल्स आपके वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऑल जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो भला कौन कौन से करते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होते हैं ना, केवल वही करते हैं। जैसे जैसे आपको हाई रिएक्टिव में सबसे ऊपर कौन आ रहा है, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ये लोग क्या करेंगे आपके पास, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम आपके पास अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो आपको क्या बनाएगा, NaH बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अच्छा, पोटेशियम अगर करा है तो क्या होगा, KOH होगा प्लस हाइड्रोजन गैस होगा। प्लस ये जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, इतना ज्यादा ये हीट इवॉल्व करता है, इतना ज्यादा ये मतलब विगरसली ये क्या करता है, रिएक्शन करता है, कि इमीडिएटली ये जो हाइड्रोजन होता है ये क्या कर लेता है, कैचेस फायर। ये क्या कर लेता है आपकी, कैचेस फायर, इनमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, ये जो आपके बहुत ज्यादा मतलब हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये आपके ठंडे पानी में भी क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है आपके जो रिएक्टिविटी सीरीज थी, रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कनालिका, KA, ली का, यही था कनालिका, MG, यही था। तो हमने कनालिका इसका देख लिया, K और A का देख लिया। अब हम देख रहे हैं किसका, कैल्शियम का। तो कैल्शियम, जब कैल्शियम है, कैल्शियम को जब आप किसके साथ रिएक्ट कराते हो, वाटर के साथ। तो जब आप कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो ना, तो ये रिएक्ट तो कर जाता है, ये रिएक्ट तो कर जाता है। तो ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, CaOH2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, इतना ज्यादा ये विग्रस नहीं होता, इतना ज्यादा मतलब ये जो रिएक्शन है ये ज्यादा विग्रस नहीं होता। बहुत ही मतलब क्या होता है, इसके पास इतनी एनर्जी या हीट रिलीज नहीं होती कि जो ये हाइड्रोजन है ये क्या कर ले, ये कैच कर ले किसको, फायर को, ये कैच कर ले फायर को। इतनी ज्यादा इसमें क्या है, इसमें रिएक्शन नहीं होता विगरसली। तो इसमें एक खासियत होती है कि जो हाइड्रोजन गैस जब आप पानी में आप इसको डालोगे और जो हाइड्रोजन गैस बनता है, ये क्या करता है कि जो कैल्शियम है ना, उसके कैल्शियम के पार्टिकल्स के चारों तरफ ये हाइड्रोजन गैस क्या कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और ये बुलबुला बन जाता है, बबल्स बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एक बबल बना लेता है, और बबल बना के ये क्या करता है, जैसे आपका ये जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर जो आपका कैल्शियम है वो क्या होता है, तैरता रहता है बबल्स के अंदर। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो क्या करता है, इसको एनक्लोज कर लेता है। किसको एनक्लोज कर लेता है, आपके कैल्शियम को। ठीक है, बोलो ठीक। अब देखो आगे, इसके अलावा और हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको मैं क्लियर कर देता हूं एक बार। हाँ, इसके बाद हमने देख लिया। अच्छा, तो इसके बाद आपके जो अगला आता है आपके पास कैल्शियम हो गया। कैल्शियम के बाद जो आता है हमारा कौन सा आता है आपके पास, मैग्नीशियम। क्या आता है आपके पास, मैग्नीशियम आता है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं ना, तो मैग्नीशियम जो होता है कभी भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये किसके साथ रिएक्ट करता है, वार्म वाटर के साथ, यानी गर्म के पानी के साथ रिएक्ट करेगा। कौन, आपके पास मैग्नीशियम। तो ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, कभी भी कोल्ड पानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। और गर्म पानी के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgOH, क्या बनाएगा, MgOH2 प्लस, और रिलीज क्या करेगा आपके पास, हाइड्रोजन गैस। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है। जो मैग्नीशियम है, जैसे जैसे आप नीचे आते चले जा रहे हो, आपको पता है जो रिएक्शन है वो कैसा हो रहा है, वीक होता चल जा रहा है। तो पहले वाले दो जो है वो कोल्ड ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहे थे, दूसरा वाला रिएक्ट तो कर रहा था लेकिन क्या था, एनर्जी क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी। तीसरे वाले ने बोला भैया हमारे पास क्या है, एनर्जी नहीं है, हम तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, हमें तो कैसा चाहिए, वार्म वाटर चाहिए। कैसा वाटर चाहिए, वार्म वाटर, यानी गर्म पानी ला के दो भैया, ठंडे पानी में तो हम क्या करेंगे, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इसके बाद ऑल यहाँ पे आ गया कनालिका, MG। अब इसके बाद क्या आता था, ऑल जने। अब देखो एल्युमिनियम और जिंक, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम और जिंक की। तो एल्युमिनियम और जिंक ऐसे नालायक है ना, ये मतलब ऐसे नालायक हैं, ना ही तो ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं,
ना ही तो ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और ना ही ये वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। बोला अच्छा, तो बोला ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ये जो रिएक्ट करते हैं ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ। किसके साथ? स्टीम, जो भाप होती है ना उसके साथ रिएक्ट करते हैं। और ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये आपका क्या बना लेते हैं? ये आपका बना लेते हैं Al2O3 प्लस आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब बोलोगे सर ये तो एल्युमिनियम का हुआ ना? हाँ तो बिल्कुल ये एल्युमिनियम का बताया। अगर जिंक का भी होगा तो आपका वही बनाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और आपके पास क्या रिलीज हो जाएगा? आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो चीजें ध्यान रखने वाली क्या बात है, ऊपर के दो जो है ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर रहे थे। कैल्शियम रिएक्ट तो कर रहा था लेकिन ये इतना कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज करता है कि जो हाइड्रोजन होता है इसके चारों तरफ क्या बना लेते हैं? बबल बना लेते हैं। और ये सरफेस के ऊपर कैल्शियम क्या करता रहता है? तैरता रहता है। इसके बाद जो मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है? ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। किसके साथ करेगा? गर्म पानी के साथ करेगा। अच्छा, इसके बाद जो एल्युमिनियम और जिंक आता है, तो एल्युमिनियम और जिंक ऐसे नालायक है, ना ये तो ठंडे पानी के साथ नहाएंगे ना ही ये गर्म पानी के साथ नहाएंगे। नहाएंगे मतलब रिएक्ट करेंगे, राइट? तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे? आपके स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास जो आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो जितने भी रिएक्शंस होंगे मेटल्स के साथ, किसके साथ? मेटल का किसके साथ? एसिड के साथ। तो हमेशा आता है जो भी मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ? आपके पास एसिड के साथ। तो वो क्या बनाएगा? आपके पास मेटल सॉल्ट बनाएगा और आपके पास क्या बनाएगा? आपके पास हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? आपके पास मेटल सॉल्ट बनाएगा और आपके क्या बनाएगा? आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन समझना है ना। एक्सेप्शन क्या समझना है कि ये तो हमारा सही है लेकिन एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन ये है कि अगर डाइल्यूट एसिड किया है आपके पास HNO3, क्या है आपके पास? HNO3। HNO3 का मतलब क्या हो गया? आपके पास अगर ये आपके पास है नाइट्रिक एसिड, क्या है? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड अगर है और अगर आपका मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है मेटल सॉल्ट तो बनेगा। क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं बन के आपके पास क्या बनेगा? वाटर बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। रीजन क्यों? क्योंकि ये जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है आपके पास? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस वजह से ये मेटल को जब नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आपका क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट प्लस आपका H2O। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक लोचा है। वो लोचा क्या है? ये अगर मेटल है ना, अगर मेटल में भी आपके पास क्या आ गया? एक आपके पास मैग्नीशियम आ गया या आपके पास मैग्नीस आ गया, या आपके पास क्या आ गया? या तो मैग्नीशियम और मैग्नीस। और अगर मैग्नीशियम और मैग्नीस आ रहा है और आप उसको रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, यानी HNO3 के साथ। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा। लेकिन इस बार जो बनना चाहिए था आपके पास क्या? वाटर बनना चाहिए था, क्योंकि नाइट्रिक एसिड है। लेकिन वाटर नहीं बन के आपके पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। बोला सर ये क्या हुआ, समझ नहीं आया। तो समझने के लिए फिर से समझो कि जब मेटल को हम क्या करेंगे? डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा और आपके पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर है यहाँ? लेकिन अगर एसिड में भी स्पेसिफिक, एक मिनट रुकना, एसिड में भी अगर मैं बात करूं, इस एसिड के अंदर भी, तो अगर एसिड में अगर बात करें तो एसिड में, एक मिनट, ठीक है, अगर एसिड में भी बात करूं तो एसिड में भी अगर स्पेसिफिकली अगर एसिड की बात करूं, अगर इसमें भी HNO3 आ गया यानी नाइट्रिक एसिड आ गया, तो नाइट्रिक एसिड जब आ जाएगा तो मेटल को जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा? मेटल सॉल्ट बनेगा और H2O यानी वाटर रिलीज होगा। आपकी बार हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। लेकिन लोचा यहाँ फिर आ गया कि अगर मेटल में भी अगर स्पेसिफिक मेटल आ गया, मैग्नीज आ गया या मैग्नीशियम आ गया, और उसको हम अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो उस केस में मेटल सॉल्ट बनेगा, लेकिन वाटर की जगह क्या बनाएगा? फिर से वही अपना बन जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। क्लियर है ये चीज? तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग समझ लो, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली बात नहीं है कि जो रिएक्शन है कभी भी मेटल का अगर आप क्लोराइड के साथ कराओगे तो जो मेटल है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका कैसा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है, जिसको आप आयनिक क्लोराइड भी बोलते हो या मेटल क्लोराइड भी बोलते हो। एक्चुअली में क्लोराइड कौन से आपके पास पीरियोडिक टेबल में आता है? प्योर पीरियड में आता है, 17 पीरियड में आता है। तो 17 पीरियड यानी इसकी वैलेंसी कितनी रहती है? 1 की है।
तो इसके साथ जो रिएक्शन करने वाला होगा उसकी भी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 1 की होनी चाहिए। तो वो कौन से ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये फर्स्ट ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करेगा। क्लियर है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मेटल है क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो 17 ग्रुप का है ये, तो ये किसके कौन से ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, फर्स्ट ग्रुप के साथ ये रिएक्ट करेगा। और इसकी जो खासियत होती है, जो आपकी आयनिक कंपाउंड्स होती है, इनकी जो आपकी खासियत होती है, इनकी क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके पास, हाई होता है। प्लस इनकी जो आपकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट, इनकी जो क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आपके पास क्या होता है, हाई होता है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी आपके पास क्या आता है, हाई होता है। बस इसमें याद रखने के लिए और कुछ नहीं है, बस आपको इसमें यही चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके बाद आपके पास जो आता है वो क्या आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। ये कुछ इसमें ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा है। जब आप नॉन मेटल्स को किसके साथ रिएक्ट कराओगे, मेटल्स के साथ रिएक्ट कराओगे, तो बस आपको ध्यान रखना है जो भी आपका ऑक्साइड बनेगा उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। जैसे कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहा हूं तो मेरे को क्या बन रहा है, जैसे यहाँ पे CO को किससे रिएक्ट करा रहा हूँ, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहा हूँ, क्या बन रहा है मेरे पास, CO2। और जो CO2 है ये एक्चुअली में आपके पास क्या है, एक टाइप का ये एसिडिक है। कैसा है ये, एसिडिक नेचर का है ये। ठीक है, ये किस नेचर का है आपके पास, एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट जो आता है, अगर नॉन मेटल्स को मैं किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, वाटर के साथ, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि नॉन मेटल्स को अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और ये कोई भी रिएक्शन नहीं होगा इसी वजह से क्या होता है, एक आपके पास नॉन मेटल आता है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो कि क्या होता है, हाईली, ये क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है, क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एटमॉस्फेयर में रखोगे तो रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, वाटर में इसको रखा जाता है ताकि ये क्या नहीं करे, रिएक्ट नहीं करे। तो ये अगर नॉन मेटल आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जिसको हम वाटर में रखते हैं, तो आप बोलोगे कौन सा, फॉस्फोरस। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से हम इसको कहाँ रख लेते हैं, आपके वाटर में रख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको हम केरोसिन में रखते हैं, तो आपको पता ही है केरोसिन में रखने वाले कौन से हैं, आपके पास सोडियम और पोटेशियम। यहां तक ठीक है। चलो नेक्स्ट वही चीज, अगर आपके मेटल्स, अगर नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पास क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास मेटल्स हैं और मेटल्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास उस केस में क्या बनेगा, आपके पास उस केस में आपके पास कैसा बॉन्ड बनेगा, उस केस में आपके पास बनेगा आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा आपके पास, आयनिक बॉन्ड। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। और इसी के साथ भी जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते थे आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स का ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, अच्छे से कवर कर लिया। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, जो आपका वीडियो बनाएंगे, वो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे आपके नए टॉपिक के साथ। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है हम पीरियोडिक टेबल के साथ करें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।